नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे थे एमपी बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 8 कर रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देखिए, कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास दूसरी बुक है जिसमें चैप्टर अलग अलग दिए। तो भाई, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है क्योंकि आपका ब्लूप्रिंट और पेपर की मार्किंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो आपकी बुक में जो भी सिलेबस दिया है, जैसे शिवलाल और अदर बुक्स में देखेंगे तो चैप्टर्स अलग मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। तो आप बुक को फॉलो करें, अच्छी चीज है, लेकिन चैप्टर को अरेंज कर लें। ठीक है, तो चैप्टर 8 में हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, कुछ क्या आधे से ज्यादा कवर कर चुके हैं। आज अपना जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, फ्री रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह जो भी आप लगाना है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसमें जाएंगे टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में आपके अभी तो आज, अगर आज देखेंगे, आज कितनी तारीख है, 18 तारीख है, तो 18 तारीख को आपको अकाउंट्स का पहला चैप्टर दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चैप्टर्स को वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, तो उसका कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, सब फ्री है, आपको केवल प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए करते हैं। कहाँ से पढ़ना है? हाँ जी, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। तो इससे पहले वाले वीडियो एक बार देख लेना, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि लिंक है ना। तो नेशनल इनकम जब देखो क्या होता है, जब भी गुड्स वगैरह बनाए जाते हैं तो दो प्राइस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी चीज को 2010 में बनाया गया था और अभी 2024 चल रहा है, और उसकी वैल्यू अगर पहले 100 रुपए थी और आज हो सकता है वो वैल्यू भाई ज्यादा ही होगी, है ना। प्राइस तो बढ़ता है टाइम के साथ में। तो हो सकता है कि अगर वो वैल्यू मान लो आपका 250 पहुंच चुकी है, तो जिस साल में अपन अभी कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी, वो करंट ईयर है। क्या है? करंट ईयर। तो नेशनल इनकम जब हम करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। सिंपल सा, जैसा कि नाम में लिखा है। तो व्हेन प्रोडक्ट एंड सर्विस आर जनरेटेड बाय ऑर्डिनरी इनहेबिटेंट विद इन और आउटसाइड ऑफ द कंट्री इन एन ईयर आर एवुलेटेड एट द करंट प्राइस वैल्यू। तो करंट ईयर वैल्यू पे आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज करंट वैल्यू, मतलब करंट प्राइस है और कुछ नहीं। दिस इज रेफर एज करंट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, तो इनकम निकालने का तरीका क्या हो गया? वाई आपका इनकम हो गया, क्यू क्वांटिटी हो गया, पी आपका प्राइस हो गया। तो here Y is national income at current price, Q is quantity and P is the price of the goods and services। चलिए, दूसरा है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो अगर नेशनल इनकम को आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपका बेस प्राइस आप क्या मान रहे हैं? 100। तो बेस प्राइस मतलब एक आपका पुराना प्राइस हो गया, तो इसको बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है क्या? तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस रेफर्स टू वर्थ ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डिनरी इनहेबिटेंट विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री इन एन गिवन ईयर एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस इसको बोलेंगे। ठीक है क्या? पी डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वही कहानी, वाई डैश इक्वल टू क्यू इंटू पी डैश। वाई डैश हो गया आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, क्यू हो गया क्वांटिटी, पी हो गया पी डैश। दूसरा टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी एंड वेलफेयर से कहने का मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि कई लोग सोचते हैं कि जीडीपी में ग्रोथ होना मतलब वेलफेयर है, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ से कहने का मतलब है कि देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। लेकिन ये क्लियरली कहीं पे भी शो नहीं करता है कि अगर ज्यादा गुड्स बनेंगे तो ज्यादा लोगों की सहायता हो पाएगी, मतलब वेलफेयर का काम, समाज सेवा का काम हो पाएगा। तो जीडीपी और वेलफेयर का दोनों का ऐसा कोई लिंक सा नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर भी होगा। ठीक है क्या? बस इसमें इतनी सी बात करी गई है और कुछ नहीं है, सजेशन है। तो जीडीपी इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, दो कैटेगरी हिसाब से देखते हैं। अगर आपने देखो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं किसके हिसाब से? अपना कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से। तो दो प्राइस थे अपने पास, कांस्टेंट प्राइस और बेस प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस प्राइस के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलेंगे भाई? रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी उसको बोला जाता है जिसमें बेस प्राइस लिया गया है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, और जिसमें आपने करंट प्राइस को लिया है उस वाले को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेशन ये जीडीपी के, लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस लिया है तो ये देखो लिखा, इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट प्राइस और इन्फ्लेशन करेक्टेड और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलेंगे रियल जीडीपी को। ठीक है, फिर बात करें तो ये है आपका क्या? करंट प्राइस। तो करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है वो क्या बुलाता है? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ, चलिए इसके बाद आता है जीडीपी डिफ्लेशन डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है, रेशियो है रियल जीडीपी को कन्वर्ट करने का, या नॉमिनल जीडीपी, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल, और रियल का नॉमिनल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करा जाता है, उसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? तो देखें, द नॉमिनल टू रियल जीडीपी रेशियो। तो नॉमिनल टू रियल जीडीपी का रेशियो जो होता है, नॉमिनल टू, ये हाईलाइट कर दें, द नॉमिनल टू रियल जीडीपी रेशियो इज वेल नोन प्राइस इंडेक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स। दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। इसी को क्या बोल देते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर।
ठीक है क्या? तो अगर मैं यहां से आपको प्राइस इंडेक्स निकाल के दिखाऊं तो इधर से दिखा देता हूं, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, वहीं पे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये हो गया नॉमिनल टू रियल जीडीपी का रेशियो, और इसी को बोलेंगे जीडीपी रिफ्लेक्टर। ठीक है क्या? तो ये कन्वर्जन भी है और यही जीडीपी डिफ्लेक्टर बन जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है कि नेशनल इनकम कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड्स की आपको डेफिनेशन याद रखना है और कुछ नहीं। वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। वैल्यू एडेड से कहने का मतलब नाम में लिखा है वैल्यू का एडिशन होना या प्रोडक्ट या प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, देखो सीधा सी बात है भाई, देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उन सभी का क्या करना है, सम अप करना है, टोटल करना है। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोडक्शन मेथड। मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है देश में उन सभी को क्या करना है, सम अप करना है। तो इट रेफर्स टू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच टेक इनटू अकाउंट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक, देखो ये लिखा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। तो हर एक यूनिट ने जितना भी अपना प्रोडक्शन करा है टोटल, उस सभी को बोलेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वैल्यू एडेड प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये इसका कैलकुलेशन करने का तरीका है। इसमें बहुत लेंदी फॉर्मूले और भी बनते हैं कैलकुलेशन के, लेकिन अपने को वो नहीं पढ़ना क्योंकि अपना एमपी बोर्ड के हिसाब से वो एग्जाम में आपके नहीं पूछेंगे, टेंशन मतलब। तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है केवल। तो वैल्यू एडेड समझ में आ गया, कुछ नहीं भाई, सभी ने जितना प्रोडक्शन करा उन सभी का क्या कर देते हैं, सम अप कर देते हैं। डेफिनेशन लिखना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका क्या हो गया, ये आपकी चीज होगी। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड, तो प्रिकॉशन मतलब क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो कोई भी चीज जो आपकी है जैसे इंटरमीडिएट में है, उन लोग को इंक्लूड नहीं करना। इंटरमीडिएट को इंक्लूड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फाइनल गुड्स का प्राइस लिया जाता है। अगर इंटरमीडिएट मतलब ऐसे गुड्स जो अभी प्रोसेस में फाइनल नहीं बने, उनको ले लिया आपने, तो एक बार इंटरमीडिएट का प्राइस आ गया, एक बार फाइनल का, मतलब एक ही गुड्स का प्राइस दो दो बार आ गया भाई, है कि नहीं? तो एक ही गुड्स का दो बार आ गया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, केवल फाइनल गुड्स को, आउटपुट को लिया जाता है, वैल्यू को। ठीक है, तो परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीन हो गया, या सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विस हो गया। फिर इनपुट वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड, सेल्फ कंजम्पशन मतलब खुद के लिए बनाया है उसको भी आपने यूज कर लिया। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, खुद का प्रोडक्शन हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स, ये आपके चीजें ध्यान रखना है कि इसमें इंक्लूड नहीं होती और कुछ नहीं बात है। जो ये दो बार वैल्यू इंक्लूड रहती है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोला जाता है, डबल काउंटिंग। और इसी से बचने के लिए एक ही बार गुड्स की वैल्यू को लेना है और वो है फाइनल गुड्स। तो काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वन while passing through various stage of production। तो इस अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे आपकी चीजें बनती हैं। तो उनमें से तीन चार जो अलग अलग स्टेज हैं प्रोडक्शन की, उसमें से फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेंगे तो इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। अगर दो बार आपने वैल्यू ले ली तो उसको डबल काउंटिंग बोल देंगे और कुछ भी नहीं है भाई। While measuring national income, only value of final goods and service should be included। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दूसरी मेथड है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से कहने का मतलब है देश के अंदर कितनी इनकम हो रही है। तो नेशनल इनकम निकाल, जीडीपी निकाल रहे हैं, तो दो तरीके हैं नेशनल इनकम निकालने के, तीन है ना। तो नेशनल इनकम इज मेजर, अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछे तो फॉर्मूले के लिए मैं बता दूं, इसमें ये जीवीए निकलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या होता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। और ये जीवीए हर सेक्टर का अलग होता है। तो जीवीए एमपी मार्केट, ये मान लेते हैं प्राइमरी सेक्टर है, तो प्लस करेंगे जीवीए एमबी सेकेंडरी सेक्टर। और इसमें मैंने बताया आपको बहुत डिटेल में आ सकते हैं, जीवीए एमपी टर्शरी सेक्टर। तो ये आप तीनों का अलग अलग सेक्टर्स का प्लस करके निकलता है जीडीपी एमपी। ठीक है क्या? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। तो हम अभी ये सब नहीं ध्यान रखें, केवल ध्यान रखें ग्रॉस वैल्यू एडेड करके जीबीए एमपी से आपको निकालना होता है क्या, प्रोडक्शन मेथड है ना, मतलब इससे ही पता चलता है। चलो नेशनल इनकम में नाम लिखा हुआ, इनकम मेथड में नाम लिखा हुआ इनकम, तो मतलब सभी के क्या लेना आपको, इनकम। तो नेशनल इनकम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट मतलब वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बस और कुछ नहीं। तो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। तो सभी के ने जितनी भी इनकम कमाई है साल भर में, उन सभी का क्या करना होता है, सम अप करना है और कुछ नहीं।
तो अच्छा, अब इसमें भी कुछ ध्यान रखना है। तो प्रिकॉशन में आपको ध्यान रखना है, इलीगल एक्टिविटी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, स्मगलिंग्स को इंक्लूड नहीं करते, चोरी वगैरह का पैसा जो है गैम्बलिंग के जरिए आने वाला पैसा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम की बात कर रहे हैं, इलीगल तरीके के पैसे को इंक्लूड नहीं करना। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है भाई, तो देश में जितना भी खर्चा लोगों ने किया है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करने में, वो सभी आपका क्या कहलाएगा, उन सभी का सम अप कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड बन जाती है। So according to this method, national income is measured in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in an economy during an accounting year. This method is also called income disposal method. ठीक है, बात खत्म। और तीसरा आपका आता है प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपको वही चीज है कि कैलकुलेट करना है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, तो फाइनल एक्सपेंडिचर को लेना है और डबल काउंटिंग के एरर्स को बचाने के लिए। इन तीनों को साथ में जब करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? ट्रिपल आइडेंटिटी। नेशनल इनकम एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल थ्री मेथड। तो अगर तीनों मेथड से निकालेंगे तो वैसे तो आंसर सेम आता है, किसी भी मेथड से निकाले तो ट्रिपल आइडेंटिटी उसको बोला जाता है। तो नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज ट्रिपल आइडेंटिटी। अब कुछ डिफरेंस दिए हैं, तो ये डिफरेंस आपको आराम से बुक में पढ़ने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट्स वाले हैं तो यहाँ पे आपको लिख दी हैं, वो आपको याद रखना है। तो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। और आपका दिया है डिफरेंस बिटवीन, बहुत सारे हैं इसलिए मैंने बोला आपको ये आराम से बुक में पढ़ने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सब समझा दिए हैं, हमने ऊपर समझ लिए। स्टॉक और फ्लो क्या होता है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, और नेशनल इनकम, रियल इनकम, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो ये इतने डिफरेंस इससे बनते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नेशनल इनकम खत्म होता है, और इसके बाद अब हम करेंगे नेशनल इनकम के बाद अपना चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग अपन करेंगे। तो 8th हो गया, 9th मनी एंड बैंकिंग। हाँ भाई, टाइम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो देखें जरा, तो मनी एंड बैंकिंग अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका 2 वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में हो जाए, तो थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन 2 वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो नवंबर का अपना वादा है खत्म होने का सिलेबस, और हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए मैंने बताया एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो और भी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कैसे पूछ सकते हैं, तो एप्लीकेशन पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम की आईडी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट वगैरह है, उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, चैनल को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।